हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने ही चैनल मीडू स्टडी में। मैं हूं आपका फ्रेंड आशुतोष, आई एम इंदौर से। एंड दोस्तों, आप जानते ही हैं मीडू स्टडी आपका अपना चैनल है जिसमें मैनेजमेंट के अलग अलग टॉपिक्स को पढ़ते हैं, समझते हैं बड़े ही सिंपल वे में। फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे अलग अलग मॉड्यूल्स हैं मार्केटिंग को लेके, ऑपरेशंस को, स्ट्रैटेजी, ओबी एंड एचआरएम को लेके। और जैसे जैसे हमारे सब्सक्राइबर्स का फीडबैक आता है उसी बेसिस पे हम कंटेंट को डेवलप करते जाते हैं। हमें काफ़ी टाइम से रिक्वायरमेंट आ रही थी कि आप ऑपरेशंस के और मॉड्यूल्स डालिए, तो इसलिए हमने ऑपरेशंस में नेक्स्ट चैप्टर पे वर्कआउट किया है। चलिए शुरू करते हैं। आज की जो वीडियो है ऑपरेशंस में 9 नंबर है, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। मैं आपको बता दूं, पहले हमने जाना था ऑपरेशंस मैनेजमेंट क्या होती है फर्स्ट यूनिट में। उसके बाद प्लानिंग के मेथड्स के बारे में जाना था कि आप लोकेशन के लिए कैसे चूज़ करें। फिर आपने लोकेशन चूज़ कर ली, उसके बाद था फिर हम प्लांट का लेआउट कैसे करें। उसके ऊपर 204 वीडियो थी, तो प्लांट लेआउट के बारे में हमने डिटेल में समझा था अलग अलग फैक्टर्स को। अब आपने प्लांट लेआउट कर लिया तो आप प्रोडक्शन पे आ गए। अब आपका नेक्स्ट स्टेप आता है कि आप प्रोडक्शन देखें और वो प्रोडक्टिविटी के बारे में जानें। हम इन दोनों टर्म्स को भी समझेंगे और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को भी अगली 2 से 3 वीडियोस में कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों समझते हैं इन टर्म्स को। तो प्रोडक्शन क्या होती है? प्रोडक्शन इज द ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रिसोर्सेज इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट इन फॉर्म ऑफ गुड एंड सर्विसेज। तो रिसोर्सेज होंगे अलग अलग, उसको फिनिश्ड गुड, चाहे वो गुड हो या सर्विस में कन्वर्ट करने को कहते हैं प्रोडक्शन। राइट। शर्ट्स बनाने की आपकी कंपनी है, तो जो आपने धागा परचेज किया, जो आपने बटन परचेज किया, जो सारे मटेरियल्स करे, आप अलग अलग प्रोसेस से उस शर्ट को बना रहे हैं, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा प्रोडक्शन। अब सेल फोन्स बनाते हैं, अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स को, चिप्स को, अलग अलग उसमें सेमीकंडक्टर्स को और बाकी पार्ट्स को करके असेंबल कर रहे हैं, उसके बाद मोबाइल बन रहा है, उसको क्या कहेंगे? प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन दोस्तों होती है वो एक्टिविटी जो आपके रिसोर्सेज को फिनिश्ड प्रोडक्ट में बनाती है। अब वो गुड्स के फॉर्म में भी हो सकता है, सर्विसेज के फॉर्म में भी हो सकता है। अब इसके बाद जानते हैं प्रोडक्टिविटी क्या होती है। प्रोडक्टिविटी इज द मेजर ऑफ हाउ वेल द रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड। तो अभी हमने बात करी कि प्रोडक्शन में अलग अलग रिसोर्सेज हैं, अब वो कितने अच्छे से यूज हो रहे हैं उस चीज़ का मेजर, मतलब उस चीज़ को जब हम क्वांटिफाई करते हैं कि कितने अच्छे से हमने रिसोर्सेज को, इनपुट्स को यूज़ करके जो प्रोडक्ट है या सर्विस है, जो आउटपुट है उसको निकाला, उसको प्रोडक्टिविटी कहते हैं। इसलिए प्रोडक्टिविटी का सिंपल फॉर्मूला होता है आउटपुट अपॉन इनपुट, कि आप कितने प्रोडक्टिव हैं, कितना आपने इनपुट दिया और कितना आपने आउटपुट दिया, उसको कहते हैं दोस्तों प्रोडक्टिविटी। अब प्लानिंग हायरार्कीज देखने ऑपरेशन में क्या होती है। तो दोस्तों अलग अलग टाइप की वो हो सकती है। सबसे पहले होती है लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म दोस्तों कहा जाता है अगर 3 to 5+ ईयर्स का, 3 साल से ऊपर की आप प्लानिंग कर रहे हैं तो उसको लॉन्ग टर्म प्लानिंग कहा जाता है। प्रोडक्ट डिसीजंस एंड कैपेसिटी प्लानिंग, फैसिलिटी साइड, इक्विपमेंट प्रोक्योरमेंट। अब आपको प्लांट का क्या साइज करना है, कौन सी मशीन्स हैं। अब इसको मतलब मैं ना एग्जांपल को आपको घर से रिलेट करते हुए चलूँगा। घर के लिए आपको वॉशिंग मशीन लेनी है, टीवी लेना है, फ्रिज लेना है, आप ज़्यादा रिसर्च करते हैं ना, क्योंकि वो एक लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट है, 3, 5, 10 साल तक आपको यूज़ करना है। तो इस तरीके की प्लानिंग को कहते हैं लॉन्ग टर्म। सेकेंड आता है दोस्तों इंटरमीडिएट टर्म, 6 to 18 मंथ्स। तो मतलब एग्रीगेट प्लानिंग, फैसिलिटी को कैसे यूटिलाइज करना है, पर्सनल नीड क्या है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग क्या है। अब जैसे कपड़ों के परचेज को एक एग्जांपल को इंटरमीडिएट टर्म कह सकते हैं। उसमें आदमी ये नहीं सोचता, बच्चों के लिए परचेज करते हैं, ये नहीं सोचता 5 साल के हिसाब से, बच्चे ग्रो होंगे धीरे धीरे, तो आप ये देखते हैं कि यार अगले 1-1.5 साल तक ये ठीक चल जाए, तो वही 6 to 18 मंथ्स। तीसरा होता है शॉर्ट टर्म, इन वीक्स, कुछ टाइम के लिए देखना, जैसे कि आप मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूलिंग कर रहे हैं। अब घर के में इसमें एग्जांपल लें तो फॉर एग्जांपल हर महीने जो है आप अपने लिए, घर के लिए राशन लेके आते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको कहेंगे शॉर्ट टर्म प्लानिंग। उसमें नॉर्मली आप क्या करेंगे, आप 3 वीक्स या 4 वीक्स का, डिपेंडिंग अपॉन आपके घर का क्या शेड्यूल है। काफ़ी लोग करते हैं कि 1 वीक की स्टार्टिंग में पूरे महीने का राशन लिया है, तो वो शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है कि आपने देख लिया क्या क्या चीज़ें चाहिए उसको ले आए। वो आप कभी भी 6 to 18 मंथ्स के लिए नहीं करते, राइट। और फिर आता है वेरी शॉर्ट टर्म, आवर्स या डेज। अब शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग, अब वेरी शॉर्ट टर्म का एग्जांपल दूध परचेज करना, मतलब नॉर्मली पेरिशेबल आइटम्स जो होते हैं, दूध हो गया, फल सब्जी हो गया, मतलब जो मतलब आवर्स या 2-3 दिन के लिए चलने की वाली प्लानिंग होती है, वो वेरी शॉर्ट टर्म होती है। तो आपके पेरेंट्स जो है अगर ये प्लान कर रहे हैं, आपकी मम्मी ये प्लान कर रही है कि भाई ये वाली इतना दूध और इतनी सब्जी लेनी है, आपको बोल रही है, तो वो वेरी शॉर्ट टर्म है। राशन आप प्लान कर रहे हैं महीने का, तो वो शॉर्ट टर्म है। क्या क्या नए नए कपड़े लेने हैं, वो ड्रेसेस करनी है, वो इंटरमीडिएट टर्म है। और लॉन्ग टर्म होगा टीवी, फ्रिज लेना, मोबाइल फ़ोन लेना, इस तरीके के आइटम्स लेना, उसको कहते हैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग। अब प्लानिंग हायरार्कीज इन ऑपरेशंस में आते हैं। तो सबसे पहले आपने प्रोसेस को प्लान कर लिया, उसके बाद कैपेसिटी को प्लान किया जाता है कि कितनी कैपेसिटी है। ये सारी आपकी लॉन्ग रेंज प्लानिंग में आती है। फोरकास्ट और डिमांड को कैलकुलेट करते हैं और सेल्स एंड ऑपरेशंस को प्लान किया जाता है।
अब दोस्तों सेल्स प्लान होता है और ऑपरेशंस प्लान होता है, ये मीडियम रेंज में आता है। सेल्स प्लान में मैन्युफैक्चरिंग में क्या मास्टर शेड्यूल रहेगा, कितनी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, ऑर्डर कैसे शेड्यूल किए जाएंगे, वो सब कुछ कवर होता है। सर्विसेज के केस में वर्कफोर्स की शेड्यूलिंग करना, जो आपकी मैन पावर है उनकी शेड्यूलिंग करना, शिफ्ट्स बनाना, डेली वर्कफोर्स शेड्यूल करना, इस शिफ्ट में कौन काम करेगा, ये सब शॉर्ट रेंज प्लानिंग कहलाती है। तो ये डिफरेंट प्लानिंग हायरार्कीज हैं जो ऑपरेशंस में दोस्तों यूज होती हैं। इसके बाद एक टर्म आती है एओपी। तो जो फ्रेंड्स ऑपरेशंस में काम कर रहे हैं या सप्लाई चेन में काम कर रहे हैं या इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग प्रोफाइल में काम कर रहे हैं, उन्होंने इसको सुना ही होगा। एओपी होता है दोस्तों एग्रीगेट ऑपरेशंस प्लानिंग। एओपी डील्स विद द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। अब वो रिसोर्स आपका कैपेसिटी भी हो सकता है, लेबर भी हो सकता है, टू बी कमिटेड, रेट एट विच गुड एंड सर्विसेज नीड टू बी प्रोड्यूस ड्यूरिंग द पीरियड, इन्वेंट्री टू बी कैरिड फॉरवर्ड फ्रॉम वन टू नेक्स्ट। मतलब कितने आपको रिसोर्स चाहिए, किस रेट पे चाहिए, कितनी इन्वेंट्री चाहिए, ये सारी जो प्लानिंग होती है वो आपकी एओपी के अंडर आती है। तो इसको कहा जा सकता है इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द आइडियल लेवल ऑफ प्रोडक्शन, कैपेसिटी, इन्वेंट्री, सब कॉन्ट्रैक्टिंग, स्टॉक आउट, प्राइसिंग एटसेट्रा। यहाँ पे दोस्तों ये आइडियल लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए एक्चुअल में जाके तो आपका कल को प्रोडक्शन कैपेसिटी, इन्वेंट्री आपने कुछ प्लान किया होगा, लेकिन हो सकता है वो प्रोडक्ट ना बिके, इन्वेंट्री स्टक हो जाती है, आपको आगे सब कॉन्ट्रैक्ट करना है काम को, जिसको कहा जाता है कि काम को आगे वो करना, फर्दर किसी सबलेट करना भी बोला जाता है। आप किसी वेंडर को काम देंगे पूरे इंडिया के लिए, वो रीजनल छोटे छोटे वेंडर्स को सबलेट कर देगा, कंपनी फिर स्टॉक आउट्स होते हैं। तो ये मतलब आइडियल लेवल के लिए इन सब चीज़ों की जो प्लानिंग करी जाती है उसको एओपी बोला जाता है। और जो भी आपके कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग हेड या उस लेवल के बंदे होते हैं उनको इस एओपी पे बड़ा फोकस और स्ट्रेटेजिक वे में अप्रोच करने को बोला जाता है। AOP aims at matching the demand and supply of product services by calculating the correct quantities of input and output and the right time for conversion। तो AOP अब करता कैसे इस सब चीज़ के लिए, वो आपकी डिमांड एंड सप्लाई को उसको मैच करना होता है। देखिए डिमांड क्या होती है, आपके प्रोडक्ट के लिए मार्केट में कितनी ज़रूरत है उसको कहते हैं डिमांड। और सप्लाई क्या होती है, सप्लाई होती है आप उसको कितना फुलफिल कर पा रहे हैं। अब आइडियल कंडीशन ये होती है कि डिमांड सप्लाई बराबर हो। उसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। डिमांड ज़्यादा है, मार्केट ज़्यादा आपके प्रोडक्ट को चाहती है, आप सप्लाई मीट नहीं कर पा रहे, तो आप कंज्यूमर्स को लूज़ कर रहे हैं। डिमांड कम है, आपने बना ज़्यादा दिया, सप्लाई ज़्यादा दे रहे हैं, आपकी इन्वेंट्री का खर्चा होगा, वेयर हाउस में उसको रखने का खर्चा होगा, कुछ टाइम बाद आपका कंज्यूमेबल आइटम है तो हो सकता है ख़राब हो जाए, वो वाली सब चीज़ें आएंगी, राइट। तो डिमांड और सप्लाई को कितने बेस्ट लेवल पर मैच किया जा सके, जो बहुत सारी कंपनीज में एक प्लानिंग टीम होती है जिनका काम एक्चुअल में फैक्ट्री की प्रोडक्शन देखना नहीं है, उसके लिए प्लान करना है। रिप्लेनिशमेंट टीम होती है, वो सब क्या करते हैं, उनको डिमांड और सप्लाई को, वो उसके लिए पास डेटा को स्टडी करते हैं, एनालिटिक्स के टूल्स को लगाते हैं, मार्केट के सिनेरियो को स्टडी करते हैं। देखिए परफेक्ट कभी इसको नहीं किया जा सकता, लेकिन जितना आप क्लोज रहेंगे उतना कंपनी के लिए, हाइजीन के लिए अच्छा है। करेक्ट क्वांटिटी ऑफ इनपुट आउटपुट एंड राइट टाइम। अब करेक्ट क्वांटिटी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देखिए इनपुट के फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल डलना है, हर चीज़ के रेट बढ़ते जा रहे हैं। अब आपको मान लीजिए कहीं ऐसा हुआ कि आप कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, फॉर एग्जांपल आप पेंट बनाते हैं जिसमें कि कोई ऑयल या केमिकल डलना है, जब वो मार्केट डाउन गई आपने प्रोक्योर कर लिया, राइट, बाद में आपको उस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि चीज़ों के रेट हाई चल रहे होते हैं, तो आप कैलकुलेट करिए कि मेरी डिमांड उतनी नहीं है, तो इस टाइम मैं सिर्फ थोड़ा इस तरीके से रखूं कि मेरी मशीन्स खाली ना जाएं, लेकिन मैं ज़्यादा प्रोक्योर ना करूं। तो ये सब कुछ दोस्तों एओपी के अंडर आता है। अब इसकी नीड क्यों है, सबसे पहले डिमांड फ्लक्चुएशन। डिमांड फ्लक्चुएट करती ही रहती है, मतलब चलिए मान लीजिए इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया, कोविड आ गया, एकदम से चीज़ें बंद हो जाएं, वो तो एक्सट्रीम सिनेरियो है। उसके अलावा भी फ्लक्चुएट करती है, सीज़न के हिसाब से फ्लक्चुएट करती है। अब आइसक्रीम में आप बनाते हैं, अम्ब्रेला बनाते, सीजनल प्रोडक्ट्स है, फ्लक्चुएट करेगी। बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, फॉर एग्जांपल फुटवेयर हो गया, कपड़े हो गए, वो लोग जो हैं वो फेस्टिवल्स के हिसाब से फ्लक्चुएट करती हैं चीज़ें। कैपेसिटी की फ्लक्चुएशंस हो सकती है, आपने जो है बनाने के लिए कुछ सोचा, मान लीजिए आपकी मशीन में कुछ खराबी आ गई, लेबर्स ने स्ट्राइक कर दी, कैपेसिटी भी ऊपर नीचे होती रहती है, पावर लोड शेडिंग हो गई। डिफ़िकल्टी लेवल इन ऑल्टरिंग ऑपरेशन रेट्स। ऑपरेशन के रेट्स को बार बार चेंज करना वो भी दिक्कत वाला होता है, इसलिए भी एओपी जरूरी है। बेनिफिट्स ऑफ मल्टी पीरियड प्लानिंग। एओपी जो है वो अलग अलग पीरियड के लिए प्लान करने में भी हेल्प आउट करता है, इसलिए भी एओपी ज़रूरी है। इसके एक स्टेप्स क्या होते हैं, सबसे पहले हर प्रोडक्ट हर टाइम पीरियड के लिए आपको डिमांड को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले स्टार्टिंग डिमांड से ही होती है। उसके बाद आपने मान लीजिए 4 प्रोडक्ट आपकी कंपनी बनाती है, सबकी डिमांड कैलकुलेट करी, उसके बाद आप एग्रीगेट डिमांड करिए। एग्रीगेट कैसे आएगा, प्रोडक्ट ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी।
फिर इस एग्रीगेट डिमांड को कन्वर्ट करिए कि इसके लिए मुझे कितने वर्कर या कितने मटेरियल चाहिए। मतलब घर में जैसे फॉर एग्जांपल खाना बनना है, 4 मेंबरों के लिए बनना होगा और 5 के लिए, उसके लिए आपकी मदर की कैलकुलेशन अलग रहेगी ना, भाई इतनी सब्जी इतनी लगेगी, आटा मुझे इतना वो करना है। सेम चीज़ यहाँ पे है। तो आप देखिए फिर कि मुझे कितने वो मटेरियल वो चाहिए। फिर कंपनी की पॉलिसीज़ को देखिए, वो क्या अलाउ करती है क्या नहीं करती। सबके लिए यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करिए। ऑल्टरनेट रिसोर्स प्लान की ज़रूरत है तो वो निकालिए और फिर उसमें से रिसोर्स प्लान को सिलेक्ट करिए। ऑल्टरनेटिव्स फॉर एओपी क्या है? डिमांड को अगर आपको मैनेज करना है तो उस केस में जो है आपका एक ऑप्शन होता है रिजर्वेशन ऑफ कैपेसिटी। आप कैपेसिटी को रिजर्व करके चलिए, लेकिन इसमें आपकी प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग कॉस्ट आएगी। आपने रिजर्व कर लिया और मान लीजिए वो नहीं यूज हुई तो आपकी लेकिन कॉस्ट चली गई। डिमांड को इन्फ्लुएंस करने के लिए मार्केट ओरिएंटेड कॉस्ट। अब सप्लाई को मैनेज करने के लिए देखिए, एक होता है इन्वेंट्री बेस्ड ऑल्टरनेटिव। आप इन्वेंट्री बिल्ड करके रखिए, और वो नॉर्मली हर कंपनी करती है, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स खरीद के रखती है, लेकिन उसकी कॉस्ट क्या आती है? उस इन्वेंट्री को होल्ड करने की एक कॉस्ट आ जाएगी। बैकलॉग या शॉर्टेज के लिए शॉर्टेज लॉस आ जाएगा। कैपेसिटी को एडजस्ट करने के क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं? सबसे पहला होता है आप ओटी दे दीजिए या यूटी दे दीजिए। ज़्यादा चाहिए आप अपने वर्कर से ओवर टाइम करवाइए, कम चाहिए अंडर टाइम करवाइए, लेकिन उसमें आपको ओटी का उनको एडिशनल वो वेजेस देने पड़ेंगे। वेरिएबल नंबर ऑफ शिफ्ट्स रखिए, बहुत सारी कंपनीज करती हैं। पीक टाइम पे 3 शिफ्ट में भी काम करवाती हैं बहुत सी कंपनीज, नॉर्मली वरना 2 शिफ्ट में काम करवाती हैं। अब लेकिन इसमें क्या होगा? शिफ्ट चेंज कॉस्ट। आप एक्स्ट्रा शिफ्ट में काम करा रहे हैं तो आपको उस हिसाब से पे भी तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। हायर या ले ऑफ वर्कर, ये भी एक तरीका होता है, बहुत सारी कंपनी करती है। पीक टाइम है, सीजन टाइम है, 2 महीने के लिए वर्कर्स को एक्स्ट्रा को हायर कर दिया, उसके बाद उनको हटा दिया, राइट। लेकिन इसमें जो है फिर आपकी हायरिंग कॉस्ट जाएगी, ट्रेनिंग कॉस्ट जाएगी, प्लस बंदे को जिसको ये पता है कि तेरी ये नौकरी 2 महीने के लिए है, वो काम भी उसी लेवल से करेगा। ये चीज़ें मतलब ह्यूमन फैक्ट है ना, राइट, क्योंकि उनका मोरल का इशू आ जाता है। कैपेसिटी के लिए ऑल्टरनेटिव्स हैं कि आप सब कंट्रैक्टिंग या आउटसोर्स कर दीजिए। बहुत सारी कंपनीज आजकल करती हैं कि जो अपना कोर काम नहीं है उसको बाहर में वो कर दो, हम अपने ऊपर क्यों ले। एक कंपनी है जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आईटी देखती है, मैंने उसको ओवरऑल इसको कहते हैं ठेका दे देना काम का। अब घर का भी होता है ना, या तो आप सारी चीज़ें खुद करके करिए या आप एक कॉन्ट्रैक्टर को ठेका दे दीजिए, भाई मुझे तो पर स्क्वायर फीट रेट दूंगा, तू बना के दे। वो कहलाता है सब कॉन्ट्रैक्टिंग या आउटसोर्सिंग। डी बॉटल नेकिंग, कोई आपको प्रोसेस लग रहा है जो बॉटल नेक है उसको हटाने में काम करिए। नई कैपेसिटी को ऐड करना, डिमांड बढ़ती जा रही है, कैपेसिटी को बढ़ाइए, नई मशीनरी लीजिए, नई लेआउट लीजिए, उसके लिए लेकिन आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो ये सारे ऑल्टरनेट्स हैं दोस्तों एओपी के। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आगे हम प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी को कंटिन्यू करेंगे, इसके बारे में और जानेंगे। कोई भी कंफ्यूजन हो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर हमारी मेल आईडी meeru.study@gmail.com पे लिख के बता सकते हैं। और दोस्तों आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।